नाज़रीन, हज 2021 का बाकायदा ऐलान हो चुका है। इस बार कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र हज 2021 में कई अहम तब्दीलियां की गई हैं। क्या कुछ अहम बदलाव होंगे सफरे हज 2021 में? आज़मीन पर इसके क्या कुछ असरात होंगे? इन्हीं तमाम सवालात पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बहुत अहम शख्सियत मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। सर, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे कि हज 2021 का बाकायदा आपकी वजारत ने ऐलान कर दिया है। कोरोना वबा के चलते हज 2020 से आज़मीन महरूम रहे थे। अभी जाहिर सी बात है कि कोरोना पूरे तौर से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सर इसका असर अभी भी एक तरह से पहले के मुकाबले में कम हुआ है। ऐसे में क्या कुछ बदलाव होंगे सफरे हज 2021 में, और हज गुज़िश्ता हजों के मुकाबले में कितना मुख्तलिफ होने जा रहा है 2021 का हज? देखिए, जो पैंडेमिक पीरियड है और पैंडेमिक की पोजीशन है जी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है वो हम लोगों ने कई मीटिंग्स, हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कि कई मिनिस्ट्रीज़ इसमें हज में इन्वॉल्व होती हैं। आप जैसे जानते हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, और भी तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उन सबसे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। इनिशियली जो है वो सिर्फ 3 एम्बार्केशन पॉइंट्स पर के लिए एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइंस राज़ी हो रही थी कि इस हालात में हम सिर्फ 3 एम्बार्केशन पॉइंट यानी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से ही हम आज़मीन हज को इस बार ले जा पाएंगे, क्योंकि हालात बहुत बेहतर नहीं है। हम लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स ने लगातार मीटिंगें की, कई बार उन लोगों से डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हमने जो है वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से जो आज़मीन हज हैं वो हज पर जाते रहे हैं, तो इस बार जो है वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट पर ये आपस में बातचीत करने के बाद तय हुआ कि हम 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ले जाएंगे, जिसमें मुंबई भी है, दिल्ली भी है, श्रीनगर भी है, कोलकाता भी है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोची है, ये तमाम ऐसे एम्बार्केशन, लखनऊ है, ये तमाम एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं जहाँ से कि इस बार जो है वो आज़मीन हज जो है वो हज पर जा पाएंगे। क्योंकि तमाम तरह के बदलाव हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। आप दुआ करिए कि जो कोरोना की वबा है उससे पूरी दुनिया को निजात मिले और हज इस बार हो सके, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनल सऊदी सरकार क्या गाइडलाइन जारी करती है उस पर मुनहसर करता है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से आपने एम्बार्केशन पॉइंट की बात की कि एम्बार्केशन पॉइंट कम किए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एम्बार्केशन पॉइंट कम करने से आज़मीन को तकलीफ होगी? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि 21 की जगह 10 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे, तो ऐसे में लद्दाख और जम्मू के जो आज़मीन होंगे अब उन्हें श्रीनगर जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो शुमाल मशरिक की रियासतों से भी आज़मीन को गुवाहाटी आना पड़ेगा। मतलब परेशानी कहीं ना कहीं आज़मीन को होगी सर। हाँ, बिल्कुल होगी। मैं इससे आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है। अब आपको मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ जो एयर इंडिया, सऊदी एयरलाइंस सिर्फ 3 एम्बार्केशन पॉइंट से जो है वो आज़मीन हज को ले जाने के लिए राजी हुई थी। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत ही एक्सरसाइज करनी पड़ी, उनको कन्विंस करना पड़ा कि ये मेरा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो आज़मीन हज है वो अलग अलग जगहों से जाते हैं, तो बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी। उसका हम आपको बता नहीं सकते। उसके बाद जाकर के 3 से वो 10 पर राजी हुए। हम तो चाहते थे कि 21 से हो, लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं था, बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं था वो। आप पहली चीज, इस बार कोटा कितना होगा, इस बार कितने आज़मीन हज हिंदुस्तान से जा पाएंगे, ये सारी कुछ जो है बायलैटरल एग्रीमेंट दिसंबर में होने वाला है, उससे जो है वो सारी चीजें तय होंगी। हाँ, लेकिन किराए वगैरह बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एम्बार्केशन पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तमाम चीजें, क्योंकि 21 एम्बार्केशन पॉइंट है और वो भी हिंदुस्तान की आबादी या जितनी तादाद में आज़मीन जाते हैं उन्हें देखते हुए 21 एम्बार्केशन पॉइंट भी सर कम पड़ते हैं। 10 एम्बार्केशन पॉइंट हैं, लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है सर, ये आर्जी है, कोरोना के बाद क्या ये जो एम्बार्केशन पॉइंट हैं ये बढ़ा दिए जाएंगे?
दोबारा से इनकी तादाद बढ़ेगी? देखिए, अभी सारी चीजें डिपेंड करती हैं सऊदी सरकार क्या गाइडलाइन देती है। अभी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जिन कमरों में जो हज यात्री थे, जिन कमरों में जाकर के 5-5, 6-6 लोग रहते थे, 8-8 भी रहते थे, उनमें 2 से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। बसों में जहां पर 45 और 50 का नंबर जो है बसों में जाता था, इस बार जो है वो 20 से ज़्यादा बस में, 15 से ज़्यादा एक बस में नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से मेट्रो का भी जो इस्तेमाल होगा वो बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान होगा। और उसके अलावा जो है वो मक्के में और मदीने में भी बहुत ही स्ट्रांग गाइडलाइन सऊदी सरकार की है। और वो हम मानते हैं कि ये हम हिफाजत के साथ इबादत, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी भी सेहत और सलामती का ध्यान रखें। और जहां पर हम हज यात्रा करने जा रहे हैं जिस मुल्क में, उस मुल्क की कोई गाइडलाइन को भी माने और पूरी दुनिया से जो हज यात्री आ रहे हैं उनकी सेहत और सलामती का भी ध्यान में रखें। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहले तंदुरुस्ती है, पहले सेहत है और उसकी सिक्योरिटी बहुत अहम हो जाती है। सर, सवाल यह भी उठ रहा है कि जो लोग गुज़िश्ता बरस कोरोना की वजह से हज पर जाने से रह गए हैं, क्या आपकी वजारत उन्हें इस बरस तरजीह देगी कि उन लोगों को पहले भेजा जाए सफरे हज पर? नहीं, बिल्कुल अगर प्रैक्टिकल हो सकता तो मैं बिल्कुल, मुझे खुशी होती कि जिन लोगों ने जो है वो हज 2020 में एप्लीकेशंस दी थी और वो सिलेक्ट हुए तो वो सब चले जाते। लेकिन आपको समझना होगा कि अभी कोटा क्या होगा। 2 लाख हज यात्री पहले गए थे, अब 2 लाख जा पाएंगे क्या? अगर 2 लाख नहीं जा पाएंगे तो, और हमने पिछली बार शायद 1,25,30,000 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का अलग नंबर है। तो अगर जो है वो 2 लाख या हज यात्री नहीं हमें नंबर मिलते और मान लीजिए 50,000 मिलते हैं, 60,000 मिलते हैं, 40,000 मिलते हैं, 30,000 मिलते हैं, हम तो ये एक अंदाजे की बात कर रहे हैं। तो हम उन जो हमारे पहले हज 2020 में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको हम किसको हम सिलेक्ट करें और किसको हम बाहर करेंगे, ये तो फिर नाइंसाफी होगी। इसलिए जो है वो इस बार जिन्होंने पिछली बार भरा था इस बार भी भरे और पैसे हमने सबके डीबीटी के जरिए जो है विदिन 1 मंथ, जैसे ही हज कैंसिल हुआ था हिंदुस्तान से वैसे ही उनको वापस हो गए, तो वो भरे। और इस बार अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर उनको जो है वो सरकार मदीना बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है ये बहुत मुश्किल तो रहेगा आपके सामने, आपकी वजारत के सामने और इंतजामिया के सामने कि नए लोगों को जाना भी है और इसके अलावा जो लोग साल 2020 में नहीं जा सके हैं वो भी एक तरह से इंतजार में होंगे कि उनका नाम भी फाइनल लिस्ट में आ जाए। सर, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि अभी वैक्सीन तो कोरोना का आया नहीं है, लेकिन जो लोग हज के लिए मुंतखब होंगे, क्या अगर वैक्सीन जब तक आ जाता है तो क्या उन्हें तरजीह दी जाएगी कि पहले उन्हें वैक्सीन पहुंचे उनके पास? हाँ, बिल्कुल। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए, मैं ईटीवी उर्दू के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमने टेंटेटिव, हमें कितनी वैक्सीन आज़मीन हज के लिए चाहिए उसका लिख करके हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दिया है। और वो वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, अब जब भी आए, अगर वो हज से पहले आ गई तो इंशाल्लाह सभी जो आज़मीन हज हैं उनको वैक्सीन का हम इंतज़ाम करेंगे। लेकिन अगर नहीं आई तब तक तो सभी को कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब की गाइडलाइन है कि 72 घंटे पहले कोरोना जो है वो अगर निगेटिव होगा तभी आप सऊदी अरब की ज़मीन पर अपने पैर रख सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो उनकी गाइडलाइन है उसको हम मानेंगे, मानना भी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सर, सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सी तैयारियां की गई थी साल 2020 के सफरे हज को लेकर और तकरीबन फाइनल स्टेज पर तैयारियां थी और उसके बाद हज नहीं हुआ। सवाल ये उठ रहा है क्या सर इससे माली तौर पर भी आपकी वजारत को नुकसान हुआ या कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, हम मानते हैं कि जान है तो जहान है, बेशक, और आखिरत और जहान तो तभी होगी जब आप जो है वो सेहतमंद होंगे। सेहत और सलामती भी आपकी ज़रूरी है। तो इसलिए जो है वो बहुत हमने तैयारियां की। वहाँ पे हमने जो है वो मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल मक्के और मदीने में बनाए थे। यहाँ से दवाएं जो भेजनी होती है हमारा शिप वहाँ पे दवाएं लेके भी चला गया था और भी तमाम जो तैयारियां ज़रूरी होती हैं वो करी गई थी।
लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट यह है कि लोगों की सेहत और सलामती जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया के तमाम मुल्कों ने हज को कैंसिल कर दिया था, पहले ही कैंसिल कर दिया था जैसे ही कोरोना का कहर शुरू हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने और वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए, इस संकट के समय में, इस दुख की घड़ी में हमें जो है वो सऊदी अरब की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सऊदी अरब के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और आपको याद होगा कि हमने कैंसिल नहीं किया, हमने कहा जैसा भी हालात होंगे और जैसा भी आप फैसला करेंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और हमने जो है वो सारे एप्लीकेशन, सारी तैयारियां, हज पर जाने की तैयारियां, एयर इंडिया को हमने और सऊदी अरब एयरलाइंस को हमने जो है वो एडवांस दे दिए करोड़ों रुपए, ये सब चीज हमने कर दी थी। और किसी तरह की हमने कोई कोताही तैयारियों में नहीं की थी। लेकिन जब सऊदी के हज एंड उमरा मिनिस्टर का रात में मेरे पास फोन आया, उन्होंने शुक्रिया हिंदुस्तान का किया, हिंदुस्तान के लोगों का किया और हमारी वजारत का किया कि आपने बहुत ही हमें हौसला अफजाई की है, जबकि तमाम मुल्कों ने जो है वो अब भाग गए थे छोड़ के कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप मजबूती से खड़े रहे कि हम आपके साथ हैं। और उन्होंने कहा लेकिन मजबूरी है, हमने तय किया है कि कोई भी बाहर का हज यात्री हज पे इस बार नहीं आएगा। हमने उसका स्वागत किया और हमने हिंदुस्तान के जो हज यात्री हैं उनको सबको बताया कि इस बार हज पे आप नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सर, अभी आप बात कर रहे थे हज कोटे की। अगर मेरा सवाल यह हो कि इस बार हज का कोटा कितना रहेगा, इस पर कोरोना का असर कितना पड़ने जा रहा है, या सऊदी की जो हुकूमत है उसकी तरफ से क्या कुछ इशारा मिल रहा है कि कितने आजमीन को भेजा जा सकता है? देखिए, अभी इस पे किसी तरह का कयास लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। और इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, और वहाँ के जो हज और उमरा मिनिस्टर हैं और उनकी जो वजारत के तमाम लोग हैं, वो हज एग्रीमेंट होता है और साथ ही साथ बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, उसमें हम लोग डिसाइड होगा कि कितने लोग जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। हमारी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि हम हज का कोटा बढ़वाएं। और आपको याद होगा कि जब से ये सरकार आई है, लगभग 75,000 से ज़्यादा कोटा हिंदुस्तान के आज़मीन हज का बढ़ा है। 1,25,000 से 2 लाख हो गया। तो हमारी तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और इस वक्त हिंदुस्तान के हज यात्रियों का कोटा जो है वो सिर्फ इंडोनेशिया का शायद 10-12 हज़ार ज़्यादा है, वरना हिंदुस्तान का कोटा दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का हज यात्रियों का कोटा है। बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, क्या कोरोना को देखते हुए 2021 का मतलब जिसकी शुरुआत एक तरह से हुई है, इसमें हज को लेकर उम्र की भी कोई हद जो है वो मुकर्रर की जाएगी, उसकी लिमिट मुकर्रर की जाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि इससे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा होता है, और हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 50 और 60s के बाद ही लोग हज के लिए तरजीह देते हैं। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्गों की तादाद ज्यादा रहती है। तो क्या इसके लिए कोई हद मुकर्रर होगी? देखिए, हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर वो एलिजिबल है और अगर वो फाइनेंशियली जो है वो मजबूत है और जा सकता है, जो कि हिदायत जिस तरह की कुरान शरीफ और हदीस में है, तो वो जाए। लेकिन उम्र की जो आपने कहा कि लिमिट, तो अभी जो प्रेजेंटली उम्र की लिमिट है वो 65 से ज़्यादा वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो अगर लिमिट माने तो 65 से की उम्र से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा बीमारी वगैरह का भी उनको बताना पड़ेगा कि कोई सीरियस उनके बीमारी तो नहीं है जो कि वहाँ जाकर के दिक्कत और परेशानी ज़्यादा बढ़े उनको। हालांकि पहले भी ये बीमारी वगैरह के बारे में तो पहले भी डॉक्टर का जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह लिया जाता था, लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा सख्ती और ज़्यादा मुस्तैदी से होगा। बिल्कुल नकवी साहब, क्योंकि हम लोग हज की बात कर रहे हैं, हज 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? ऑनलाइन फॉर्म भरने की एक तरह से शुरुआत हो गई है, आपकी वजारत ने शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या कोई ऑप्शन रहेगा अगर ऑफलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं? देखिए, मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि हमने जो है वो हज को डिक्लेयर किया 7 तारीख को जी, और 7 तारीख के शाम तक ही हजारों की तादाद में लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था।
ऑनलाइन अप्लाई किया, और आज तक जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हजारों लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि पूरे हमारे मुल्क में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं और भी तमाम जो मतलब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इसमें काम करते हैं, मदद करते हैं। जो और भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हज कमेटीज हैं स्टेट की, वो बहुत इसमें काम करती हैं। उसके अलावा इसमें ऑफलाइन के भी अरेंजमेंट है। उसके साथ ही साथ हमने मोबाइल ऐप भी किया हुआ है। हम हिंदुस्तान पहला मुल्क है जिसने 100% डिजिटल हज का जो है वो करा है, और जिसका कि पूरी दुनिया जो है उसको यहां पर आकर के स्टडी कर रही है कि इतने बड़े मुल्क ने 100% डिजिटल हज कैसे कर दिया। हज आपको मालूम है यहां सब्सिडी नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं, लेकिन उसके बावजूद 100% डिजिटल हज सफल हुआ है। बिल्कुल सर, हज से जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी कि हर बार आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की तरफ से इंतजामात तो बड़े अच्छे होते हैं और मतलब इसके दावे भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज़मीन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो कोरोना से लोग पहले ही परेशान हैं, आज़मीन के जहन में भी बहुत से सवालात होंगे। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जाएंगी कि आज़मीन को सफरे हज में या मक्का पहुंचने के बाद किसी तरह की परेशानियां न हो? फुल प्रूफ तैयारियां आप लोग किस तरह से करेंगे? क्या कुछ प्लान और मैकेनिज्म या रोड मैप आप लोगों के सामने है? देखिए, हमने मक्के और मदीने में दोनों जगहों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, और उसके अलावा जो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स तय किए गए हैं वहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसके अलावा जो है वो हज कमेटी वगैरह जो इस नई गाइडलाइन है उसकी ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस भी कर रही है, और हमारी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह की परेशानी जो आज़मीन हज हैं न हिंदुस्तान में हो और न ही जो है वो सऊदी अरब में हो। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हज से हटकर हम बात करेंगे। आपकी क़यादत में बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। हुनर हाट जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे काफ़ी रोज़गार लोगों को मिला, काफ़ी हुनर मिला। इस पर कोरोना की वजह से रोक लग गई थी। क्या अब कोरोना का असर कम हो रहा है, मार्केट खुल रहे हैं, क्या अब ऐसे में माना जाए कि हुनर हाट की शुरुआत दोबारा से होगी? देखिए, मुझे आपको बताने में इस वक्त खुशी है जी कि हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे, और कोरोना के पीरियड में जो हमारे दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, जिनकी ये पुश्तैनी और विरासत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, तो वो हमने हुनर हाट के ज़रिए उनको मौका, मार्केट दिया और उनको रोज़गार के मौके दिए। अभी जो है वो दिल्ली में प्रीतमपुरा में 11 नवंबर से 22 नवंबर तक जो है वो हुनर हाट शुरू होने जा रहा है, जिसमें लगभग 27-28 राज्य हैं और यूटी है, उसके दस्तकार शिल्पकार हिस्सेदारी भागीदारी करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सभी लोगों से अपील करूंगा कि वोकल फॉर लोकल, हमारा ये जो स्वदेशी विरासत है इसको आप हौसला अफजाई करिए। आप जाइए हुनर हाट में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है, और जो भी कोरोना को लेकर के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, और आप दस्तकारों शिल्पकारों की हौसला अफजाई करिए, ख़रीदारी करिए और देखिए भी। बिल्कुल सर, तनख्वाहों को लेकर, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था और इससे पहले भी मसाजिद के जो आइम्मा और मौज़िनीन होती उनकी तनख्वाहों का मामला बहुत ज़्यादा लटक गया, और कोरोना की वजह से तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। ख़ासतौर से दिल्ली में वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें भी एक तरह से रुक गई। सर, सवाल ये कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सिस्टम में कुछ कमी है? अगर है तो इसे फिर दूर क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो थोड़ा एक अपना पूरा के पूरा रिव्यू करना चाहिए सिस्टम को। हमने वक्फ काउंसिल को भी कहा हुआ है, वक्फ काउंसिल भी इस सिलसिले में काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रही है कि ये जो तनख्वाहों का मुद्दा होता है, अब हमने तो वक्फ बोर्ड में जो है वो 5-5, 6-6, 7-7 ऑफिसर्स दिए हुए हैं जिनकी तनख्वाह वक्फ काउंसिल देती है, जिसमें कि सर्वेयर्स भी हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हैं, और भी तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं। यह अरेंजमेंट हमने अभी 2 साल पहले शुरू किया है, क्योंकि वो कहते थे साहब हमारे पास तो एम्प्लॉई नहीं है, हमारे पास ऑफिसर नहीं है, हम तनख्वाह देने के लिए नहीं होता, तो हमने वो किया है। कई वक्फ बोर्ड प्रॉफिट में है, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कई वक्फ बोर्ड जो है वो ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमने इतनी फैसिलिटीज़ की हुई है।
हमने जो है प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत हमने वक्फ बोर्ड से कहा है कि आप जमीनों पे स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, हॉस्टल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, और आप 1 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक का जो भी प्रोजेक्ट देंगे आपको 100% उसकी फंडिंग हम कराएंगे। राजस्थान के वक्फ बोर्ड ने और शायद हरियाणा के वक्फ बोर्ड ने और कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने तो ये प्रोजेक्ट कुछ दिए हैं, लेकिन और वक्फ बोर्ड जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कोरोना के दौर में हमने देखा कि जो मजहबी मकामात थे, दरगाहों की बात करें, मसाजिद की बात करें, तो यहाँ पर माली एतबार से एक बड़ा नुकसान इन्हें हुआ है और काफ़ी खसारा हुआ है। ऐसे में आपकी वजारत से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि इनकी जो परेशानियां हैं उसे दूर किया जाए? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले आपके ईटीवी उर्दू के ज़रिए तमाम जो मजहबी लोग हैं, उसके साथ ही साथ जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या उससे जुड़े हुए तमाम दरगाहें, उन्होंने इस कोरोना के पीरियड में बहुत ही जिम्मेदारी का जो है वो काम किया है। और जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइन को पूरी तरह माना, और इसी कोरोना के पीरियड में तमाम त्यौहार आए, न सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार बल्कि जो है वो हिंदू भाइयों के भी त्यौहार आए, सिख भाइयों के भी त्यौहार आए। किसी ने भी जो है वो सड़कों पर जो है वो जश्न नहीं मनाया, बल्कि घरों से में ही जो है किसी ने जिसको इबादत करनी थी इबादत की, जिसको पूजा पाठ करना था पूजा पाठ की। और आपने देखा होगा कि ईद रही हो, बकरीद रही हो, उसमें भी जो है वो लोगों ने जो है वो मस्जिदों में नमाजें नहीं हुई। तो ये उससे अलावा भी और तमाम तरह के मुहर्रम निकल गया, सारी चीज़ें गई। तो इसलिए जो है वो बहुत ही जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने बहुत ही जहाँ पब्लिक ने बहुत जिम्मेदारी का जो है वो परिचय दिया, वही मजहबी रहनुमाओं ने भी बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय दिया। और तनख्वाह वगैरह का है, इसको बारे में हमने बात की है, इंशाल्लाह हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ने से पहले बस 1-2 सवाल मैं आपसे और लूंगा, और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ईटीवी से अब हम न्यूज़ 18 उर्दू हो गए हैं, नेटवर्क 18 से हम लोग जुड़ गए हैं। सर, बिहार की अगर सियासत पर हम बात करें, बिहार के एग्जिट पोल को किस तरह से आप देखते हैं? वहां पर जो एनडीए की सरकार, आप लोगों की जो सरकार थी, अब उसकी कुर्सी खिसकती एक तरह से नजर आ रही है, लेकिन हालांकि एक इम्कान है, एक एग्जिट पोल है, ये एक अंदाजा है। कैसे इस एग्जिट पोल को सर आप देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अब तो 10 तारीख कल है शायद जी, और अब एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट जो है वो रिजल्ट आने वाला है। तो अब इसमें इस वक्त जो है वो कयास लगाना, उसके जो है अब पब्लिक ने वोट दे दिया, ईवीएम की मशीनों में लोगों का जो जनादेश है वो बंद हो गया है। अब हम तू मैं करें कि साहब हम जीतेंगे, कोई कहे हम जीतेंगे, छोड़िए उसको, कल जो है वो देखा जाएगा। अब सभी लोगों ने अपनी मेहनत की है और हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। नीतीश कुमार साहब की क़यादत में एनडीए ने चुनाव लड़ा, अपने तेजस्वी यादव साहब की क़यादत में जो है वो दूसरी गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। जनता ने जिसको नवाजा होगा वो कल सामने आ जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कल जब नतीजे आना शुरू होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल कि जो आजमीन 2021 में सफर हज का इरादा रखते हैं, मुकद्दस सफर पर जाने वाले हैं, क्या कुछ मशवरा आप उन्हें देना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किन किन बातों का एहतियात करना जरूरी है? देखिए, जो लोग भी इस बार जिनको भी बुलावा आएगा हज के लिए, उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस बार का हज जो है वो बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही अलग होगा, गाइडलाइन बहुत ही थोड़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि ये तो जब से हज शुरू हुआ होगा तब से ये पहला मौका होगा कि लोग जो है वो इतनी इस तरह की गाइडलाइंस के साथ जाएंगे। गाइडलाइन उनको दी गई है। उसके अलावा एक हमने रिक्वेस्ट की है कि सभी लोगों को एक ही तरह का 2 बैग, पहले क्या होता था किसी ने अपना बैग ले लिया, किसी ने गठरी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, जबकि दुनिया के और मुल्क जो है वो बहुत ही अच्छे से बैग लेके जाते थे। बहुत महंगा नहीं होता लेकिन अच्छा होता है, उसमें हिंदुस्तान का वो लगा होगा, झंडा होगा, सब कुछ होंगी। वो इस बार लेके जाना होगा। 2 बैग से ज़्यादा नहीं अलाउ होंगे किसी को भी। उसके अलावा जो है वो जो चीज़ें उनको लाना है वो वहाँ पहले से बुक कर दें, वो जहाज़ लेके आ जाएगा, साथ में लाने की भी ज़रूरत नहीं है जी।
वहां पर भी जो गाइडलाइन होंगी उसमें इसीलिए कवर जो है हमने कम कर दिया है। कवर पहले 4-5 हुआ करता था, अभी बहुत कम हो गया है 2 या 3 हो गया है। उसके अलावा भी और भी चीजें कम हुई हैं। तो जो गाइडलाइन है और जो अभी हज ट्रेनर्स हैं उस गाइडलाइन को बताएंगे, उस गाइडलाइन का पूरी तरह से मुस्तैदी से हमें पालन करना होगा और सऊदी को भी, सरकार को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, हमारी सरकार और हमारे जो इंतजामिया है उसको भी पूरी मदद मिले। वैसे आपको बात बताऊं मैं कि सऊदी सरकार में जब भी मैं सऊदी के मिनिस्टर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ मिलता हूं तो सबसे पहला वो बात ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आज़मीन हज को और हिंदुस्तान से जो हज यात्रा करने आते हैं उनको हम सलाम करते हैं। तो मैं बहुत ताज्जुब, पहली बार मैंने सुना तो बहुत ताज्जुब किया उनका कि साहब पूरी दुनिया के हज यात्री लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से आने वाले जो हज यात्री हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, सिर्फ हज की तरफ ध्यान देते हैं, कोई और किसी तरह की खुराफात नहीं करते, जबकि कई और मुल्कों के आगे दुनिया भर के खुराफात होती है। और किसी पर भी अभी तक बहुत ही कोई एकाध तो कभी घटना हुई, किसी पर जो है वो सऊदी सरकार ने आज तक कोई केस नहीं हज के दौरान किया, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करते। तो हमारे वैसे भी हज यात्री बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सिर्फ हज और इबादत के लिए जाते हैं और उसको ही जो है वो ध्यान में रखते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार जो गाइडलाइन है उसको भी पूरी तरह से वो मानेंगे, मुझे पूरा यकीन है, पूरी तरह से पुख्ता यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हज 2021 कामयाबियों के साथ एक तरह से मुकम्मल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।